हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग देखेंगे बिहार बोर्ड के क्लास 10th के मैथ के एग्ज़ाम के फर्स्ट शिफ्ट का आंसर की, जो आपका 17 फरवरी 2022 को हुआ। और हमारे पास जो है सेट जी उपलब्ध है, आप लोग मिला सकते हैं आपने कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया है। ऐसे सभी सेटों में प्रश्न लगभग समान होते हैं, लेकिन सिर्फ उनका नंबरिंग उलट पुलट किया हुआ रहता है। तो चलिए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कहता है बाय एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज होता है। तो बाय एक्स पर सभी बिंदुओं का भुज जो है एक्स नियामक होगा, यानी कि एक्स नियामक यहाँ पे क्या होगा, 0। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हम कार्तीय तल खींचें तो ये हमारा बाय एक्सिस है, तो इस पर हमेशा जो एक्स नियामक होगा वो क्या होगा, 0 होगा। तो भुज को एक्स नियामक कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें, क्वेश्चन नंबर 1 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। कहता है समानांतर श्रेणी 0, 1/8, 1/4, 3/8 का सर्वांतर होगा। तो सर्वांतर किसे निकलता है, दूसरे पद में से पहले पद को घटा करके। तो इसमें जब हम इसको घटाएंगे या तीसरे में से दूसरे को घटाएंगे तो क्या आएगा घटाने के बाद, ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 2 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न में क्या कहता है देखते हैं। कहता है इसमें यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 5n-7 है तो इसका प्रथम पद होगा। तो प्रथम पद निकालना है, यानी कि n का वैल्यू आपको क्या रखना है, 1 रखना है। तो जब यहाँ आप n का वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो 5 × 1 5 होगा, 5 - 7 तो -2, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 3 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। चौथे प्रश्न को देखते हैं। बिंदु 0, -8 और दूसरा दिया गया है -12, 0 को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु का निर्देशांक होगा। तो मध्य बिंदु का निर्देशांक कैसे निकलता है, एक्स नियामकों को जोड़ के हम 2 से भाग देते हैं। तो जब 0 + -12 करेंगे, है ना, 0 में -12 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, -12 बटे में 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, -6, यानी एक्स नियामक -6 और बाय नियामक यहाँ क्या आ जाएगा, -8 है और प्लस में 0। तो -8 बटे प्लस में 0 करेंगे तो -8 रहेगा, -8 बटे 2 यानी कि -4, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 4 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न में कहता है यदि त्रिभुज ABC के शीर्षों के निर्देशांक A, B और C तीनों शीर्षों के निर्देशांक दिए गए हैं क्रमशः x1/1, x2/2 और x3/3, तो इसके केंद्रक का निर्देशांक होगा। तो केंद्रक का निर्देशांक जो होता है, तीनों एक्स नियामकों को जोड़ करके 3 से भाग देना है तो एक्स नियामक निकलता है, और तीनों बाय नियामकों को जोड़ के 3 से भाग देना तो बाय नियामक निकलता है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही आंसर जो है 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। छठे प्रश्न को देखते हैं। छठे प्रश्न में कहता है यदि बिंदु P 2,3 और Q जो है 4,K और R जो है दिया गया है 6,-3 संरेखीय है ना। तो संरेख होता है, तो संरेख के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल जब हम इन तीनों दिए गए बिंदुओं से निकालते हैं, और यदि तीनों बिंदु संरेख है तो इसमें त्रिभुज का जो क्षेत्रफल निकलेगा, यानी कि त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र क्या होता है, x1 और /2 - /3 और प्लस में x2 और /3 - /1 और प्लस में फिर होता है x3 और /1 - /2। तो इसका जो वैल्यू है वो 0 के बराबर होगा। कब, जब ये तीनों बिंदु संरेख हैं। तो आपको जो है इसको x1/1, x2/2, x3/3 मान करके जो है इसमें वैल्यू भर देना है और उसका वैल्यू 0 के बराबर कर देना है। तो हल करने के बाद जो k का वैल्यू होगा वही आंसर आएगा। तो यहाँ से जब आप हल कीजिएगा तो आपका जो है 0 आपका यहाँ k का वैल्यू आने वाला है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 6 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए 7वें प्रश्न की ओर चलते हैं। कहता है यदि त्रिभुज के शीर्ष 0,4 और 0,0 तथा 3,0 है तो इसका परिमाप होगा। तो आप क्या करें, ये इसे A, B और C क्रमशः मान लें कि तीनों शीर्ष दिए गए हैं और तीनों में क्या करें, AB, BC और AC का वैल्यू निकाल लें। तो जब तीनों भुजा आपका निकल जाएगा त्रिभुज ABC का, तो उन तीनों को क्या करना है, आपको जोड़ देना है। दूरी सूत्र से निकालिएगा। दूरी सूत्र आपको पता है क्या होता है, x1 - x2 का होल स्क्वायर और प्लस में /1 - /2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो दूरी सूत्र से तीनों भुजा की लंबाई निकाल लेना, तीनों को जोड़ देना है, जो निकल के आएगा वही आपका परिमाप होगा। तो निकल के क्या आने वाला है, 12 इकाई। ठीक है, तो 7 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 8वां प्रश्न देखते हैं। कहता है बिंदु P 3,0 और Q जो है 7,0 और R जो है 8,4 है ना, से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो जो आपको भी हम यहाँ त्रिभुज का क्षेत्रफल वाला सूत्र लिखे हैं, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल में आपको क्रमशः इसको x1/1, x2/2, x3/3 मानते हुए जो है वैल्यू भर देना है, और भरने के बाद जो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकल के आएगा आपका वो सही आंसर हो जाएगा। तो आपका त्रिभुज का क्षेत्रफल यहाँ से निकल के आ जाएगा 8 वर्ग इकाई। तो 8 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 9वें प्रश्न को देखते हैं। कहता है त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल होता है। तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योगफल जो है 180 डिग्री होता है, आप लोगों में से सभी को पता होगा। 10वें प्रश्न में कहता है त्रिभुज PQR में PQ बराबर PR तथा कोण Q जो है 40 डिग्री है, तो कोण P निकालना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये त्रिभुज PQR है, जिसमें
PQ बराबर PR है, ये PQ जो है PR के बराबर है, जिसमें कोण Q 40 डिग्री दे रखा है, मतलब ये कोण 40 डिग्री दे रखा है। और आप जानते हैं कि त्रिभुज में बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब ये दोनों भुजा बराबर है तो ये दोनों कोण भी बराबर होगा, मतलब ये 40 तो ये भी 40, तो दो कोण जब 40 डिग्री हो गया त्रिभुज में तो तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता था। 40 40 80, 80 को क्या करेंगे 180 डिग्री में घटा देंगे तो कोण P का वैल्यू निकल जाएगा। तो 180 में 80 जब घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 100, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है 10 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 11वां प्रश्न में देखते हैं क्या कहता है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्रकृत संख्या है, तो सी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 11 का सही आंसर हो जाएगा। एक सबसे छोटी प्रकृत संख्या है। 12 नंबर प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी परिमेय संख्या है, तो रूट 25 का वैल्यू आप निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 5 के बराबर आ जाएगा। रूट 5 का वैल्यू आप निकाल सकते हैं लेकिन ये एक्यूरेट वैल्यू पूर्णांक में नहीं आएगा, तो जब पूर्णांक में नहीं आएगा तो ये परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, ये भी आपका पूर्णांक में नहीं वैल्यू आएगा, ये भी नहीं आएगा, तो यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है आपका क्या है एक परिमेय संख्या है। तो 12 का ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न में कहता है, निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या पूछा जा रहा है। तो आप तो यहाँ जान रहे हैं कि ये संख्या जो दी गई है क्या है, रेखिडिंग वाली संख्या है। ये संख्या क्या है, रेखिडिंग वाली संख्या है, तो इसे तो हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं, तो ये एक परिमेय होगा, है ना। लेकिन शायद स्टूडेंट जो है क्या कर दिया है, गलत मार दिया है, तो ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है ये 16 है, तो इसका भी हम वैल्यू निकाले तो ये 4 के बराबर होगा, तो ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। ठीक है, रूट 5 गुने रूट 5 करेंगे तो इसका वैल्यू 5 के बराबर आएगा, ये भी क्या है एक परिमेय संख्या है। लेकिन अंडर रूट 9 बटे 27 जब इसको हम करेंगे तो ये तो वैल्यू निकल जाएगा 9 का, लेकिन 27 किसी का वर्ग है नहीं है, तो ये वैल्यू आपका रूट में ही रह जाएगा। तो इस हिसाब से कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है, तो 13 का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है यदि P और Q दो अभाज्य संख्या है तो उनका मौसा होगा। तो आप जानते हैं हम इसके पिछले वाले सेटों में भी हल करवाए हैं कि अभाज्य संख्याओं का मौसा क्या होता है, 1 होता है। तो 14 का जो है ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 0.13 पर रेखिडिंग दिया गया है, इसे P बटे Q के रूप में लिखना है। तो जो संख्या दी गई है उसे आप लिखें, जिस पे आवर्त नहीं है उसको घटा दे, दशमलव के बाद जितनी संख्या है 10 का उतना घात दे, है ना। दशमलव के बाद जितना ऐसा संख्या बिना आवर्त का है उतना 10 का घात आपको क्या करना है, घटा देना है। तो यहाँ आ जाएगा 13 और 10 दहें के 100 माइनस 10 का घात 0 यानी 1, यानी कि 13 बटे 100 में जाएगा तो 99, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 15 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 16 नंबर प्रश्न कहता है 18 तथा 72 का मौसा है। तो हम देख रहे हैं 18 यहाँ 72 से क्या है विभाजित, 18 से 72 विभाजित 18 के 72, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है 18 ही मौसा हो जाएगा। आप मौसा निकाल के देख लीजिएगा, आपको पता ही है कि मौसा कैसे निकलता है। तो 16 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 17 नंबर प्रश्न में कहता है √12 का परिमेयकारी गुणांक है, यानी कि आप √12 में से किस वैल्यू को गुणा करेंगे, है ना, कि ये जो है क्या हो जाए एक परिमेय संख्या हो जाए। √12 भी अपरिमेय है। यदि हम इसमें √3 से गुणा करते हैं तो √12 और गुने √3 करेंगे तो क्या आ जाएगा √36 आ जाएगा, इसका वैल्यू 6 के बराबर। ये एक परिमेय संख्या में हो गया, तो हमारा पहला ऑप्शन ही मिल रहा है, इसलिए आगे हमें जाने की जरूरत नहीं है। तो 17 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि P एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप होगा। तो P कोई धनात्मक पूर्णांक है, यानी 1 2 3 इस तरह से कुछ होगा, है ना। तो इसे सम होना चाहिए। तो सम कब होगा, जब हम इसमें कोई सम संख्या गुणा कर दें। ठीक है, क्या करें, कोई सम संख्या गुणा कर दे। यदि हम इसमें 1 जोड़ते हैं तो कभी सम कभी विषम इस तरह से प्राप्त होगा, है ना। खुद उसको छोड़ेंगे तो कभी सम कभी विषम वही होगा। इसमें यदि करते हैं, यहाँ देखिए दुगुना गुना किया है, इसमें 1 जोड़ा है, तो यदि हम इसमें दुगुना गुना करके 1 जोड़ दें तो 2 तो हो जाएगा, लेकिन प्लस में करेंगे तो फिर 3 एक विषम संख्या होगा। लेकिन हमें लाना क्या है, सम पूर्णांक। तो यदि हम इसमें सम संख्या से गुणा करेंगे तो वो हमारा सही आंसर होगा, यानी कि 18 का जो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा 2P। समझ रहे हैं। चलिए 19 नंबर प्रश्न मिलाते जाइए बिल्कुल सभी प्रश्नों का आंसर। 19 नंबर में कहता है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो आपको ये देखना है कि किसके हर के गुणनखंड में केवल 2 या केवल 5 या 2 या 5 दोनों रहे, है ना। तो दोनों होगा तो वो शांत होगा, बाकी अशांत होगा। तो यहाँ तो ना ही 2 है इसमें, ना ही 5 है, तो ये अशांत हो जाएगा। इसमें भी ना ही 2 है ना ही 5 है, तो ये भी अशांत होगा। और इसमें भी 2 भी नहीं है, ना ही 5 है लेकिन 2 नहीं है, है ना। 5 है लेकिन 2 नहीं है, लेकिन 5 के अलावा 3 भी है। 3 3 9 5 45 हर के गुणनखंड में, है ना। तो ये भी आपका अशांत हो जाएगा। लेकिन इसमें केवल क्या है, 2 दूनी 4 दूनी 8 और दूनी 16 5 80, केवल 2 और 5 है। तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा, यानी कि 19 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका एक सही आंसर है। ये इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। उसी तरह से आपको देखना है, तो ये तीनों संख्याएं क्या है, अशांत नहीं है, ये शांत है, ये आपका अशांत है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल का परिमाण समान हो तो वृत्त का व्यास
होगा। तो वृत्त का व्यास होगा, जब आपका वृत्त का परिधि और क्षेत्रफल बराबर है यानी 2 पाई आर कर देना है आपको बराबर में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से जब हल कीजिएगा तो आर स्क्वायर से आर कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल, यानी आर का वैल्यू यहाँ 2 आ जाएगा। लेकिन पूछ रहा आपका व्यास, तो व्यास क्या होता है 2r के बराबर होता है, तो 2 दूनी 4 इकाई हो जाएगा। 21 का जो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न में कहता है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले गोले का आयतन होगा। तो गोला का आयतन क्या होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। तो 4/3 और पाई यानी कि 22/7 आर क्यू यानी कि 3 × 3 × 3, ठीक है। तो 3 से 3 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा वैल्यू निकल करके, तो यहाँ से हो जाएगा 3 × 9 9 चौके 36। यहाँ पाई का वैल्यू यहाँ देख रहे हैं आपके ऑप्शन जो है आपका पाई में ही दिया गया है ना। तो 36 पाई यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 22 का इसमें सही आंसर आपका हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न देखते हैं, यदि एक वृत्त की परिधि 10 पाई है तो इसका क्षेत्रफल होगा, यानी 2 पाई आर जो है आपका क्या है 10 पाई है ना। तो पाई से पाई कैंसिल, 2 × 5 = 10 यानी आर बराबर क्या आ गया 5। तो इसका क्षेत्रफल यानी पाई आर स्क्वायर निकाल लीजिएगा, तो आर स्क्वायर यानी 5 × 5 = 25 पाई, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। तो 23 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। चलिए 24 नंबर प्रश्न देखते हैं, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई क्रमशः 8, 6 और 5 है, तो इसका विकर्ण का लंबाई होगा। तो विकर्ण बराबर क्या होता है घनाभ का, जो लंबाई है लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, जब कर देंगे और उसका रूट निकाल देंगे तो ही वैल्यू आपका आएगा। यानी 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 10, 5 × 15 और 6 × 3 = 9, 2 = 11, 11 × 1 = 12, 125 का रूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 25√5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी में है। तो 24 का ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर इसमें, सॉरी ये नहीं आएगा, 125 का जब हम वैल्यू निकालेंगे तब 5 × 5 = 25, 25 × 5 = 125 यानी 5√5 आएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है, ये गलत मारा गया है, ठीक है। तो 24 का जो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल होगा। तो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर जो है आपका वृत्त का क्षेत्रफल होता है, इसमें 2 से भाग कर देंगे तो क्या हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। तो इस सूत्र पे जब आप हल करेंगे इस प्रश्न को तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर आने वाला है, 176/7 वर्ग सेंटीमीटर। अगला है, निम्न में से कौन सी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। तो आप जानते हैं किसी भी घटना की प्रायिकता जो है 0 से 1 के बीच में होती है। तो ये तो 0 से 1 के बीच में है, 25% यानी 25/100 तो 0 से 1 के बीच में है ना। 2/6 ये भी 0 से 1 के बीच में है, 3/4 ये भी 0 से 1 के बीच में है, लेकिन 3/2 जो है ये 1.5 के बराबर है, लगभग क्या है लगभग 1.5 के बराबर है, जो कि 1 से अधिक हो जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 26 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न में कहता है प्रायिकता का न्यूनतम मान, तो अभी बताएं 0 से 1 के बीच में तो न्यूनतम 0 है। 28 नंबर प्रश्न में कहता है एक पासे को फेंका गया एक विषम संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी। तो विषम संख्या क्या क्या होता है एक पासे में, तो 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। तो टोटल संभावित परिणाम 3 है ना। तो सॉरी कुल संभावित परिणाम यहाँ है, कुल परिणामों की संख्या कितनी है 6 है, तो मतलब 6 रहता है एक पासे में अंकित। तो 3/6 यानी 1/2 ऑप्शन नंबर सी जो है 28 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न में कहता है यदि एक मैच जीतने की प्रायिकता 0.7 है तो इसके हारने की प्रायिकता आपको 1 में घटा देना है इसका वैल्यू। तो जब घटा देंगे 1 में 0.7 आपका 0.3 आ जाएगा, जिसका वैल्यू 3/10 के बराबर है। तो 29 का सी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर है, अच्छी प्रकार से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता या दृक्ष छाया निकाला जाता है, इसके काला रंग का बादशाह होने का प्रायिकता है। तो आप जानते हैं कि ताश की गड्डी में जो है टोटल 4 बादशाह होते हैं। कितने बादशाह होते हैं टोटल 4 बादशाह होते हैं, जिसमें 2 काले रंग का होता है ना, 2 जो है क्या होता है काले रंग का होता है। और टोटल संभावित परिणाम आपका 52 हो गया, तो 1/26 यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है 30 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न में कहता है 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है। तो आप जानते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64, यानी 2 का 6 घात यदि हम करें तो आपका क्या आ जाएगा 64 है ना। तो अधिकतम घात 2 का क्या है यहाँ पे 6 है, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड आप लोगों में सभी को आता होगा। अगला है महत्तम समावर्तक P और Q, मतलब P और Q का महत्तम समावर्तक जो भी है और P और Q का जो लघुत्तम समावर्तक है उसका गुणनफल क्या होगा। तो आप जानते हैं कि 2 संख्याओं का मस और लस का गुणनफल जो है उन दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 32 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 33 नंबर प्रश्न में कहता है किसी बहुपद की घात होती है। तो किसी भी बहुपद की घात क्या होती है पूर्ण संख्या होती है। यदि वो पूर्ण संख्या न होकर के कोई भिन्न रहे या ऋण पूर्णांक रहे तो वह बहुपद होगा ही नहीं, समझ रहे। 0 से लेकर के 1 2 3 इस तरह से जो है आपका बहुपद में घात हो सकता है, तो उसे हम बहुपद कहेंगे। लेकिन इसके अलावा यदि भिन्न संख्या या ऋण रहे तो उसे बहुपद नहीं कहा जाएगा। चलिए 34 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है ax² + bx + c
और इसमें जो है ए का वैल्यू 0 के बराबर नहीं हो तो इसका आलेख क्या होगा, है ना। तो द्विघात बहुपद आपको ध्यान रखना है, द्विघात बहुपद का जो आलेख है वो क्या होता है, एक परवलय होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 34 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर प्रश्न में कहता है शून्यक 2, 8 वाले बहुपदों की संख्या होगी। तो शून्यक आपका दिया गया है 2 और 8 दिया गया है ना। तो आप इससे जब बहुपद निकालेंगे तो बहुपद वाला निकालने वाला सूत्र क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये होता है ना। तो जब आप इससे इसका वैल्यू निकालेंगे तो आपका इससे केवल एक बहुपद निकल के आएगा जो कि एक द्विघात बहुपद होगा, है ना, क्योंकि 2 शून्यक दिए गए हैं तो उससे केवल एक ही बहुपद बन सकता है। ये जो शून्यक दिया गया है ना, 2 शून्यक जो दिए गए हैं इसके बहुपद की संख्या कितनी होगी, केवल एक होगी। तो 35 का जो ऑप्शन नंबर है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न में कहता है किसी द्विघात बहुपद के शून्यक यदि 2 एवं 6 हैं तो द्विघात बहुपद होगा। तो शून्यक दिया गया है तो शून्यकों का योग हम निकालेंगे तो 2 और 6 क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। शून्यकों गुणनफल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, 12 आ जाएगा। तो इस सूत्र से निकालेंगे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा 8 आ गया है तो माइनस 8x किस में है, इसमें है ना। अब प्लस में अल्फा इंटू बीटा जो कि 12 आया है तो प्लस में 12, तो ऑप्शन नंबर डी जो है 36 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न में है द्विघात बहुपद बाय स्क्वायर प्लस 16 बाई प्लस 55 के शून्यक है। तो जब आप इसको हल कीजिएगा तो हल करने के बाद जो है आपका बाय का 2 वैल्यू निकल करके आएगा और दोनों क्या निकल के आएगा, आपका ऋणात्मक आएगा, समझ रहे हैं। तो हल करके देख लीजिएगा। या एक तरीका और है, आप यहाँ शून्यांकों के गुणनफल से इसको पता कर सकते हैं। शून्यांक का गुणनफल यहाँ होता है सी बटे ए होता है, सी बटे ए, जिसमें आपका सी क्या है यहाँ पे 55 है और ए क्या है, ए जो है आपका 1 है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है थोड़ा सा कन्फ्यूजन रह जाता है क्योंकि यहाँ पे दोनों धनात्मक भी हो सकता है, दोनों ऋणात्मक भी हो जाता है। आपका बेहतर है कि आप इसे हल करके ही ज्ञात कर लें कि दोनों बहुपद, दोनों जो शून्यक है कैसा आ रहा है, ऋणात्मक की धनात्मक। तो आपका यहाँ दोनों ऋणात्मक आएगा। तो 37 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न है बहुपद 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस के शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो के का मान होगा। तो एक शून्यक यदि ए है तो इसका एक शून्यक जो है इसका व्युत्क्रम है, तो मतलब एक शून्यक ए है तो दूसरा शून्यक क्या हो जाएगा, 1/a, क्योंकि व्युत्क्रम है। और यदि हम दोनों का गुणनफल लें तो शून्यकों का गुणनफल वाला सूत्र होता है c/a होता है। तो a से 1 कैंसिल यानी 1 हो जाएगा। c आपका यहाँ पे माइनस k है और a जो है क्या है, 2 है, तो माइनस k/2 यानी k बराबर क्या आ जाएगा, -2, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न में है यदि p ऑफ x बराबर क्या है, x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 12, तो p ऑफ 1 का मान निकालना है। तो जहाँ जहाँ आपका x दिया गया है वहाँ पे आप 1 भर दीजिए। तो 1 का स्क्वायर 1, 5 गुने 1 तो क्या हो जाएगा 5, 5 1 6, 6 में से 12 घटेगा तो -6 आ जाएगा। तो 39 का ऑप्शन नंबर सी जो है सही आंसर हो जाएगा। 40 नंबर प्रश्न में कहता है युग्म समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 3 तथा 12y प्लस 6y बराबर 6 का हल है। तो इसका हल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a1/a2 मतलब 2/12 और b1/b2 मतलब 4/6 करेंगे। तो 2 छक्के 12, फिर 2 दूनी 4, 2 तिये 6। क्या a1/a2 और b1/b2 का वैल्यू बराबर है? यहाँ 1/6, यहाँ 2 क्या है, 3 है, तो दोनों वैल्यू बराबर नहीं है। मतलब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2, मतलब ऐसा कंडीशन बनता है तो उसका केवल एक हल होता है, यानी अद्वितीय हल होता है। ये चीज़ जो आपको पता है। तो चलिए 41 मतलब 40 का ऑप्शन नंबर बी जो है सही आंसर हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न देखते हैं निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप नहीं है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप जो है आपका माध्य, माध्य का बहुलक, तीनों है ना, लेकिन यहाँ मानक विचलन नहीं है। तो 41 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल सभी प्रश्नों को ध्यान से मिलाते जाइए। हर एक प्रश्न का हम कोशिश करेंगे कि सही उत्तर हो जाए, लेकिन थोड़ा हड़बड़ी में शायद गलत हो जाए तो माफ़ी चाहेंगे। बाद में यदि क्वेश्चन को गलत होता है तो उसका हम सही आंसर करके कमेंट में पिन कर देंगे यदि कोई क्वेश्चन गलत होता है तब, ठीक है। चलिए 42 नंबर प्रश्न देखते हैं। परीक्षण 14, 15, 13, ये परीक्षण दिया गया का बहुलक पूछ रहा है। तो इसमें सबसे अधिकतम बार कौन आया है, 15 आया है। तो ऑप्शन नंबर सी इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य है। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्याओं का माध्य आप निकाल लीजिए तो क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, है ना। 1 2 3 4 5 सभी को जोड़ दीजिए, जोड़ने के बाद 15 आ जाएगा। 15/5 5 संख्या है तो 5 3 15 3 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि माध्य बराबर क्या होता है सूत्र, सभी प्रेक्षणों का योग बटे सभी प्रेक्षणों की संख्या। अब है प्रेक्षण जो दिया गया है इसका माध्यक पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करें, इसको आरोही क्रम में सजा दें। तो सबसे छोटी संख्या 6 है, फिर 7 है, फिर 8 है, फिर 12 है, फिर 13 है, फिर 14 है, फिर क्या है 15 है। तो 3 संख्या इधर 3 संख्या इधर छोड़ देते तो बीच में क्या आ जाता है, 12 आ जाता है, ठीक है। माध्यक इस तरह से निकाला जाता है जब यदि आपका क्या रहे, दिए गए आंकड़ों की संख्या यदि क्या हो, विषम हो, है ना, दिए गए आंकड़ों की संख्या क्या हो, विषम हो। तो आप जो आपका टोटल आंकड़ा है 7 में क्या करें, एक
मतलब कॉमन ध्यान रखिए, 3 पद इधर छोड़ देना, 3 पद इधर, मतलब 12 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 44 का। ठीक है, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बताते चलते हैं शॉर्ट में। 45 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 45 नंबर प्रश्न में कहता है माध्यक का 3 गुना और माध्य का 2 गुना का अंतर बराबर होता है। तो 3 गुने माध्यक घटाओ 2 गुने माध्य बहुलक के बराबर होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है ए भुजा वाली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 और गुणे भुजा स्क्वायर। तो ए भुजा दिया गया है तो ए स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 46 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 47 नंबर प्रश्न कहता है यदि वृत्त की परिधि और वर का परिमाप दोनों 88 सेंटीमीटर के बराबर हो तो यहाँ पे आप यदि क्या करते हैं, हल करते हैं इस चीज़ को, दोनों 88 सेंटीमीटर बराबर, यानी 2πr बराबर भी क्या दे रखा है? 88 दे रखा है। ठीक है, और वृत्त का परिमाप यानी एक भुजा यदि वर्ग का वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप यदि वर्ग की एक भुजा ये मानते हैं तो ये भी 4a बराबर क्या हो जाएगा? 88 हो जाएगा। तो a का वैल्यू यहाँ कुछ निकल के आएगा, यहाँ r का वैल्यू निकल के आएगा। तो इस हिसाब से आप इसको यहाँ क्षेत्रफल निकाल लीजिए दोनों का। तो जब दोनों का आप क्षेत्रफल निकालिएगा तो यहाँ आपका वृत्त का क्षेत्रफल अधिक आने वाला है, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। वृत्त का क्षेत्रफल अधिक होगा वर्ग के क्षेत्रफल से। तो 47 का ऑप्शन नंबर सी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 48 नंबर प्रश्न देखते हैं यदि किसी घन का प्रत्येक किनारा a इकाई हो तो उसका विकर्ण होगा। तो घन का विकर्ण वाला सूत्र होता है √3 गुणे 1 भुजा, है ना, √3 गुणे 1 भुजा। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 48 का सही आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न में है त्रिज्या r तथा ऊंचाई h वाले लंबवृत्तीय शंकु का आयतन होगा। तो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3πr²h, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 49 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न में कहता है यदि 2 वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात 4:25 है तो उनकी त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो सीधा आप क्या करें, इसका वर्ग रूट निकाल दें। ठीक है, दोनों का क्या करें? रूट निकाल दें। तो 4 का रूट निकालेंगे तो 2 आ जाएगा, और 5 का रूट निकालेंगे तो 5 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो 50 का जो है ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न में कहता है थीटा तथा फाई पूरक कोण है। दोनों क्या है? पूरक कोण है, यानी कि थीटा प्लस यदि फाई करें तो दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा? 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पूछ रहा कौन सा सही होगा। तो आप जानते हैं कि cos थीटा यानी cos 90 माइनस थीटा तो sin थीटा होता है, तो ये वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, उसी तरह से sin 90 माइनस थीटा तो cos थीटा होता है, तो ये भी वैल्यू नहीं होगा। ठीक है, यहाँ sec थीटा बराबर cosec थीटा है, तो आप जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा करेंगे तो cosec थीटा आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इस हिसाब से आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। tan थीटा cot थीटा बदलता है, तो ये भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 51 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न देखते हैं sin स्क्वायर 75 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 15 डिग्री। तो अब यहाँ पे हम sin स्क्वायर को यदि हम cos स्क्वायर में बदल दें तो यहाँ पे cos स्क्वायर 75 डिग्री आ जाएगा, क्योंकि sin स्क्वायर 90 माइनस थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा होता है ना। sin 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? cos थीटा होता है। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। ये सूत्र आपको पता होगा। तो 52 का जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न में कहता है 1 + tan स्क्वायर थीटा। तो सूत्र जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 53 का सही आंसर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न में कहता है 2 sin स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा। तो sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1, तो गुने 2 बराबर क्या हो जाएगा? 2, यानी 54 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 55 नंबर प्रश्न में है 5 cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। आप ये भी जानते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इधर 5 कॉमन हो जाएगा, तो 5 गुने 1 यानी कि 5 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 55 का आपका सही आंसर हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न में कहता है यदि 3 अल्फा बराबर 180 डिग्री तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? अल्फा बराबर हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos अल्फा यानी cos 60 का वैल्यू जो है क्या होता है आपका? 1/2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 56 का इसमें आपका सही आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न में कहता है यदि a sin थीटा बराबर 1 और b cos थीटा बराबर 1 है तो tan थीटा बराबर, है ना। तो यहाँ से sin थीटा बराबर यदि आप निकालें तो 1/a आ जाएगा, और cos थीटा बराबर यदि निकालें तो 1/b आ जाएगा। आप जानते हैं कि tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे cos थीटा होता है। तो 1/a बटे 1/b करेंगे तो क्या आ जाएगा? b/a आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 57 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 58 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है 1/√3 किसका मान है? तो आप जानते हैं कि tan 30 का मान है। ठीक है, चलिए 59 नंबर प्रश्न देखते हैं sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो tan थीटा बराबर क्या होगा? तो आप यहाँ जानते हैं कि sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 होता है, ये चीज़ जानते हैं। तो sec थीटा और प्लस tan थीटा, है ना, और इंटू में हम यहाँ sec थीटा और माइनस tan थीटा लिख सकते हैं, बराबर में 1 लिख सकते हैं, क्योंकि ये a स्क्वायर a माइनस बी स्क्वायर, तो सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। यहाँ पे sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर x दे रखा है, मतलब इसका वैल्यू 1 दे रखा है। तो इसका वैल्यू यदि हम निकालें तो क्या आ जाएगा? 1/x आ जाएगा। sec थीटा माइनस tan थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा? 1/x
एक्स आ जाएगा। और इसका वैल्यू 1/x आया। यहाँ पे आपका दिया गया है सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर एक्स दे रखा है ना। तो जब इसको हल कीजिएगा तो इसको घटा दीजिए तो ये कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों प्लस में हो जाएगा। तो 2 tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, x माइनस 1/x हो जाएगा। ठीक है, तो x माइनस एक्स इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, अब बटे में 2 इधर नीचे गुना हो जाएगा तो नहीं 2x, यानी एक्स स्क्वायर माइनस 1 बटे में क्या हो जाएगा 2x, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 59 का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न में कहता है साइन स्क्वायर फाई प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई। तो इस आप जानते हैं कि 1 प्लस टेन स्क्वायर फाई बराबर सूत्र लिख सकते हैं हम सेक स्क्वायर फाई, है ना, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1/सेक स्क्वायर के बराबर। तो 1/सेक स्क्वायर का वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। कॉस स्क्वायर फाई आ गया यहाँ पे, तो साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई बराबर क्या 1 के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। तो 60 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 61 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है यदि समानांतर श्रेणी का सामान्य पद 13 - 2n है तो इसका सारवंतर होगा। तो आप 2-3 पद को निकाल लीजिए। यदि हम इसमें पहला पद निकालते हैं यानी n बराबर आपको 1 भरना है, तो 13 - 2 कितना हो जाएगा 11, फिर 13 2 दूनी 4, 13 में से 4 जाएगा तो 9, फिर 13 और 3 भर दी तो 2 तिहाई 6, तो 13 में से 6 जाएगा तो 7। तो आपका एपी बना 11 9 7। तो दूसरे पद में से पहले पद को घटाइए, तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाइए, क्या आ जाएगा अंतर, यहाँ भी -2 आ रहा है, यहाँ भी क्या आ रहा है -2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी यहाँ 61 का हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं, समानांतर श्रेणी 126 120 114 का कौन सा पद 0 है। तो कौन सा पद 0 है, तब मान लेते हैं कि इसका n पद जो है क्या है 0 है, यानी कि a + n - 1 इंटू डी का वैल्यू क्या है 0 के बराबर। तो यहाँ प्रथम पद क्या है 126 है, अब प्लस में n - 1 इंटू डी यानी कि क्या हो जाएगा 120 में 126 घटाएंगे तो -6 आ जाएगा बराबर में 0। अब इसको हम उधर लेके चले जाते हैं तो 126 बराबर n - 1 इंटू 6, क्योंकि ये माइनस में उधर जाके प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो 6 से कट जाएगा 21 का 26 से, तो n बराबर इधर माइनस में इधर आकर जुड़ जाएगा, तो कि सब प्लस 1 क्या हो जाएगा 22, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है 62 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। समझ रहे हैं इस चीज़ को। चलिए 63 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है समकोण त्रिभुज ABC में कोण B क्या है 90 डिग्री है। कोई समकोण त्रिभुज है ABC जिसमें कोण B 90 डिग्री है, AB है 12, BC है 5 और AC कितना है 13 है। तो साइन C का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जानते हैं कि साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। तो C के लिए लंब 12 हो जाएगा, तो 12/13। तो ऑप्शन नंबर सी में है, तो 63 का जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न देखते हैं। 64 नंबर प्रश्न में कहता है यदि cos थीटा बराबर P तो tan थीटा का मान निकालना है। तो cos थीटा बराबर P यानी P/1 लिख दें। तो आप जानते हैं कि cos थीटा बराबर क्या होता है आधार और बटे में कर्ण होता है। तो जब हम लंब निकालेंगे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर 1 और माइनस P स्क्वायर ये रूट में रह जाएगा। लंब निकालेंगे तो ये आ गया। तो tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, आधार क्या आपका P है तो इतना बटे P। तो ऑप्शन नंबर ए में है, तो 64 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न में जानते हैं आप 1/sin थीटा बराबर क्या होता है कोसेक थीटा। तो 65 का ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर है सेक बी और इंटू कॉस बी। तो आप जानते हैं कि सेक जो है कॉस का अपोजिट होता है ना, ये मतलब इसको 1/cos लिख सकते हैं। तो ये कैंसिल होकर क्या हो जाएगा 1 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका 66 का सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न में है cot थीटा बराबर 1/√3 तो सेक थीटा का मान होगा। तो cot थीटा 1/√3 है ना, cot थीटा में क्या है 1/√3 है। तो cot थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू cot 60 का वैल्यू होता है। तो यानी कि यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो है क्या आ गया 60 के बराबर हो गया। आपको क्या पूछ रहा है सेक 60 है ना, क्या पूछ रहा है सेक थीटा यानी कि सेक 60 पूछ रहा था। सेक 60 का वैल्यू क्या होता है 2 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है 67 का सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न में कहता है यदि ए बराबर 45 डिग्री है तो साइन ए प्लस cos ए बराबर क्या होगा। तो आप जानते हैं कि ए 45 है यहाँ पे, तो साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का वैल्यू क्या होता है 1/√2। दोनों को हल कीजिएगा तो आपका क्या आ जाएगा ए यानी कि √2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए जो है 68 का सही आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न देखते हैं, कहता है यदि 2 sin अल्फा बराबर 2 तो sin अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 2/2। 2 इधर चला जाएगा कैंसिल हो जाएगा 1 के बराबर। तो sin अल्फा बराबर क्या आ गया 1। तो sin अल्फा यानी किस में साइन का जो है कौन सा वैल्यू 1 के बराबर होता है। तो साइन 90 का वैल्यू, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री। तो 69 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका सही आंसर इसमें हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न कहता है tan 21 डिग्री बटे cot 69 डिग्री। तो ये दोनों को जोड़ के देखिए तो क्या आ जाएगा 90 डिग्री, 9 1 10 8 6 2 8 1 9 यानी 90 डिग्री हो जाएगा। तो आप जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा होता है, मतलब इसको जब हम बदलेंगे तो ये cot 69 डिग्री के बराबर आ जाएगा। तो दोनों कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 1 के बराबर। तो 70 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न कहता है k के किस मान के लिए समीकरण x + 2y बराबर 3 और 3x + ky बराबर 9 संपाती है। तो संपाती होता है तो क्या कंडीशन बनता है a1/2
A2 है ना, तो A1 यहाँ 1 है, A2 क्या हो जाएगा 3 है, और B1 बटे B2 यानी कि B1 2 है, B2 क्या है K है, ठीक है, और C1 बटे C2 यानी 3 बटे 9, तीनों बराबर होगा। संपाती होने में यही शर्त बनता है कि A1 बटे A2 और B1 बटे B2 और C1 बटे C2 तीनों क्या हो, बराबर हो। तो जब यहाँ से हम हल करेंगे तो हल करने के बाद देखती है 3 आ गया ना, ये समझ रहे हैं। तो हल करेंगे तो 3 दूनी K का वैल्यू 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी 71 का सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि A1 बटे A2 बराबर B1 बटे B2 और C1 बटे C2 बराबर हो तो समीकरण निकाय का अंकगणित हल होंगे। ये बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 72 का सी जो है आपका सही आंसर होगा, समझ रहे हैं। चलिए 73 नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा द्विघात समीकरण है? तो द्विघात समीकरण देख लीजिए, इसमें अधिकतम घात 2 है, लेकिन रूट का यहाँ घात क्या आ गया, एक पूर्णांक आ जाएगा, पूर्णांक नहीं, एक भिन्न आ जाएगा। तो ये आपका एक द्विघात समीकरण नहीं होगा, ठीक है, ये बहुपद होगा ही नहीं। ये आपका अधिकतम घात इसमें 4 चला जाने वाला है, x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x4 हो जाएगा, ये भी नहीं होगा, ठीक है। उसी तरह से इसको हल करेंगे 73 का, ये सी ऑप्शन नंबर सी जो हल करेंगे तो 2x स्क्वायर माइनस 2x प्लस ये इधर हल करेंगे तो 2 गुणी 4 माइनस एक्स स्क्वायर होगा, इधर आकर के जुड़ जाएगा 3x स्क्वायर। तो इसमें x का अधिकतम घात 2 रहने वाला है, और इसको जब हल करेंगे तो अधिकतम घात जो है x का क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो ये भी आपका नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी जो है आपका 73 का इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 74 नंबर प्रश्न देखते हैं। इसमें भी वही पूछ रहा है निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो इसको भी आप हल कीजिए, तो हल करने के बाद जो है आपका ये ऑप्शन नंबर डी जो है एक द्विघात समीकरण नहीं आएगा, क्योंकि इसमें x का अधिकतम घात 3 है, और बाकी सभी को जब हल कीजिएगा तो x का अधिकतम घात आपको 2 ही मिलने वाला है, ठीक है। तो 74 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है 2x स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस पी बराबर 0 का मूल समान है, तो p का मान होगा, मूल समान है यानी कि b स्क्वायर माइनस 4ac है ना, यानी कि विविक्त कर का वैल्यू क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो जब हम हल करेंगे तो b स्क्वायर यानी माइनस पी का स्क्वायर p स्क्वायर हो जाएगा, अब माइनस 4ac माइनस 4 a क्या है 2 है, तो 2 गुने 80 c यानी कि p है ना, बराबर 0 हो जाएगा। अब यहाँ से हम यदि कॉमन ले लें p, तो p बचेगा यहाँ से p माइनस क्या बचेगा 4 दूनी 8 बचेगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से p का वैल्यू दोनों गुणनखंड में आ गया, तो p का वैल्यू 0 आ जाएगा, यहाँ से p का वैल्यू क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा, दोनों का 0 को बराबर करेंगे तो 2 वैल्यू निकल के आ रहा है, p का 0 और क्या आ रहा है 8 आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा 75 का, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होइएगा, अगर आप इसको डायरेक्ट टू तरफ लेके जाते हैं, काट कर देते हैं तो आपका केवल 8 आएगा, है ना, तो ये आपका गलत आंसर हो जाएगा। आपका सी जो है आपका सही आंसर इसमें 75 का होने वाला है। 76 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स प्लस 4 बराबर 0 का कोई मूल वास्तविक नहीं हो, तो जब कोई मूल वास्तविक नहीं होता है तो यहाँ पे डी का वैल्यू जो है 0 से क्या होता है छोटा होता है। तो जब आप इस चीज़ को हल कीजिएगा तो आपका इसमें जो है ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर होगा, यानी डी का वैल्यू आपको यहाँ निकाल लेना है, ठीक है। डी का वैल्यू आपका यहाँ निकाल लेना है, निकालने के बाद कैलकुलेशन सही ढंग से करना है, सही ढंग से करने के बाद जो है आपका ऑप्शन नंबर सी 76 का सही आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए 77 नंबर प्रश्न देखते हैं। यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण इतना के मूल हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस √3 निकालना है। तो आप जानते हैं अल्फा प्लस बीटा 2 को शून्यक दिया गया है, मतलब शून्यांकों का योगफल क्या होता है माइनस बी बटे ए, माइनस बी बटे ए क्या होगा, तो यहाँ पे माइनस ये है एक्स का गुणांक है ना, तो यानी 3√3 अब बटे में 1 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया, और माइनस √3 यानी 3√3 में से 3√3 में से हम √3 क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या आ जाएगा 2√3 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है आपका। तो 77 का ऑप्शन बी नहीं सी में है, 77 का ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए 78 नंबर प्रश्न देखते हैं। कथा समानांतर श्रेणी 3, 7, 11 का 14वां पद है, तो 14वां पद निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, यानी T14 बराबर लिख सकते हैं a प्लस 13d है ना, a क्या है आपका 3 है, 13d यानी 13, यहाँ सार्वंतर d है तो 13 गुणे 3 39 13 यहाँ जो है 4 है, सार्वंतर आपका 3 4 7 4 11, तो 13 चौके 52, 52 और 3 क्या हो जाएगा 55, तो ऑप्शन नंबर बी में है 55, तो 78 का ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। 79 नंबर में कहता है निम्नलिखित में कौन सा समानांतर श्रेणी में है, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं 8 में यदि 2 जोड़ दें तो -6, 6 में यदि 2 जोड़ दें तो 4 है ना -4, और 4 में यदि 2 जोड़ दें तो -2, तो ये पहला पद ही हमारा क्या है समानांतर श्रेणी में। अन्य पदों को आप चेक करके देख सकते हैं, ये अन्य पद जो है समानांतर श्रेणी में नहीं आएंगे, तो 79 का जो है ऑप्शन नंबर ए सही आंसर आपका हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है समानांतर श्रेणी 16, 11, 6, 1 और -4 का n वां पद होगा, तो n वां पद पूछ रहा है, तो n वां पद बराबर सूत्र क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए क्या है आपका यहाँ पे 16 और n माइनस 1 इंटू डी क्या है -4 है ना, डी क्या है -4 है ना, देख रहे हैं 16 में से 4 नहीं 5 है, 16 में से 11 जाएगा तो 5 आएगा, 11 में से 6 जाएगा तो -5 है ना, तो मतलब -5 5 क्या हो रहा है घट रहा है, नहीं सर्वांतर -5 है, तो 16 और प्लस में
यहाँ माइनस हो जाएगा ना, n गुणे -5 करेंगे तो -5n, और -1 गुणे -5 तो +5 हो जाएगा। तो 16 5 21 -5n जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। आपका 80 का जो है ऑप्शन नंबर बी इसमें सही आंसर हो जाएगा। 81 नंबर प्रश्न में कहता है sin 30 डिग्री बटे cos 30 डिग्री अब प्लस गुणे cot 30 डिग्री। तो आप जानते हैं sin थीटा बटे cos थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा। तो cot थीटा इंटू cot थीटा, सॉरी sin थीटा बटे cos थीटा tan थीटा होता है। sin थीटा बटे cos थीटा क्या होता है, tan थीटा होता है। और यहाँ cot थीटा होता है, tan थीटा इंटू cot थीटा क्या होता है, कट जाएगा तो एक आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर 81 का हो जाएगा। 82 नंबर प्रश्न में 1 - tan 45 tan स्क्वायर 45 डिग्री है ना, 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो जानते हैं tan 45 का वैल्यू 1 होता है, तो 1 - 1 अब बटे में 1 + 1 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 0 बटे 2 बराबर 0 वैल्यू आया। तो 0 किसका वैल्यू है आपका, इसमें sin 0 का जो वैल्यू क्या है 0 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है 82 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 83 नंबर प्रश्न देखते हैं। बिंदु 7 10 किस पाद में है, तो दोनों जो x और y नियामक है दोनों क्या धनात्मक है, इसलिए प्रथम पाद में होगा। 84 नंबर प्रश्न में है tan 45 इंटू tan 60। तो tan 45 का वैल्यू 1 होता है, tan 60 का वैल्यू क्या होता है √3। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न कहता है x अक्ष पर स्थित किसी बिंदु का निर्देशांक का रूप होगा। तो x अक्ष पे जब कोई बिंदु स्थित होगा तो उसमें y नियामक हमेशा क्या होगा 0 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है ना। x का कुछ वैल्यू होगा अपना, एक्स नियामक का कुछ वैल्यू होगा अपना, तो इसमें x लिखा गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है 85 का आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 86 नंबर प्रश्न कहता है एक छड़ की लंबाई और उसकी छाया का अनुपात 1:3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण होगा। आप देख रहे हैं एक छड़ की लंबाई है ना और उसकी छाया का अनुपात ये है 1 और ये है क्या है √3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब ये वाला कोण आपका पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लिख दें tan थीटा, यदि इसको हम थीटा मान लें तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/√3, क्योंकि लंब बटे आधार होता है। तो tan थीटा में 1/√3 किसका वैल्यू होता है 33 का, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए में है। तो 86 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 87 नंबर प्रश्न में कहता है मूल बिंदु से -x और y की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी पूछ रहा है। ठीक है, मूल बिंदु से तो क्या करेंगे, मूल बिंदु में इसको घटा देंगे है ना। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए जो है सही आंसर इसमें हो जाएगा। मूल बिंदु आपका 0 0 होता है, तो इन दोनों के इसके और इस दोनों के बीच में, ठीक है, इन दोनों के बीच जब आप दूरी सूत्र से निकालिएगा दोनों के बीच की दूरी, तो आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि √x² + y² आने वाला है। तो 87 का ऑप्शन नंबर ए जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न में कहता है बिंदुओं P 5,7 और Q 8,11 के बीच की दूरी है, तो इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है। तो क्या करना है आपको, x1 - x2 और y1 - y2 के बीच की दूरी, x1 - x2 का होल स्क्वायर है y1 - y2 का होल स्क्वायर करके अंडर रूट कर दीजिएगा। तो जब आप दूरी सूत्र से इन दोनों के बीच की दूरी निकालिएगा तो आपका जो है वैल्यू निकल के आने वाला है 5 इकाई। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं आप 5 - 8 करेंगे तो -3 - 3 का स्क्वायर 9, 7 - 11 करेंगे तो -4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16, तो 9 + 16 अंडर रूट क्या हो जाएगा 25 आ जाएगा। इसका वैल्यू क्या आएगा 5 इकाई के बराबर। 89 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है रेखा y = 4 का आलेख निम्न में से किस बिंदु से होकर के गुजरेगी। तो y = 4 यहाँ दे रखा है। ठीक है, तो आप इसमें क्या करें, सभी ऑप्शन में देख लें कि किसमें y नियामक आपका 4 के बराबर है। तो आप यहाँ देख पा रहे हैं कि इसमें y नियामक क्या है 4 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर बी जो है 89 का इसमें सही आंसर हो जाएगा। 90 नंबर प्रश्न कहता है मूल बिंदु के निर्देशांक, तो आपको सभी पता है, आप लोगों में सभी को पता होगा कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होता है 0 0। अब आगे कहता है 91 नंबर प्रश्न में यदि त्रिभुज ABC समरूप है त्रिभुज QRP के, दोनों त्रिभुज जो है मतलब त्रिभुज AB और C और त्रिभुज QRP है ना, QRP दोनों त्रिभुज क्या है समरूप है, तो और दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात 9:4 दे रखा है। तो आप पढ़े होंगे त्रिभुज में, यानी क्लास 10th में 6ठे चैप्टर में आप पढ़े होंगे त्रिभुज के क्षेत्रफल से रिलेटेड वाले प्रमेय को। क्या कहता है कि यदि दो त्रिभुज समरूप होते हैं तो उनके संगत भुजाओं का वर्गों का जो अनुपात होता है उनके क्षेत्रफल के अनुपात के बराबर होता है। ये चीज़ पढ़े होंगे आप। तो यहाँ से इसका रूट कर देंगे तो इसके भुजाओं का अनुपात निकल जाएगा, यानी कि 3/2 निकल जाएगा। ठीक है, और AB हमें क्या निकालना है, PR निकालना है, PR निकालना है। तो BC हमें यहाँ 15 दे रखा है और RP हमें मान लेते हैं यहाँ पे x है, यानी 15/x बराबर क्या हो जाएगा 3/2, 3 × 15, तो x बराबर 5 दूनी 10, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है 91 का आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए 92 नंबर प्रश्न देखते हैं। कहता है यदि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² और प्लस QR² है ना, PQR में जो है PR² मतलब बड़ी भुजा PR है। ठीक है,
तो कोण क्यू का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय को डिनोट कर रहा है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, समकोण त्रिभुज में होता है ना। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम कोण क्यू का वैल्यू क्या कह सकते हैं कि ये 90 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है, तो 92 का ऑप्शन नंबर डी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 93 नंबर प्रश्न देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में एक त्रिभुज क्या है आपका पी क्यू आर है, जिसमें एस और टी दो बिंदु जो है भुजाओं पी क्यू आर पी आर पर इस प्रकार स्थित है कि एस टी जो है क्यू आर के समानांतर है। एस टी जो है क्यू आर के क्या है, समानांतर है, जिसमें पी एस आपका एक्स दे गया है। ठीक है, और एस क्यू जो है एक्स माइनस आपका 2 दे गया है, और पी टी बराबर क्या दे गया है एक्स प्लस 2, और टी आर बराबर क्या दे गया है एक्स माइनस 1। तो आप पढ़े हैं थेल्स प्रमेय में, है ना। तो थेल्स प्रमेय में क्या पढ़ेंगे, दो त्रिभुज, यदि कोई त्रिभुज है उसमें दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए यदि कोई रेखा खींची जाए तो और वो अन्य तीसरी भुजा के क्या हो, समानांतर हो, तो अन्य दो भुजाएं जो है कि अनुपात में क्या होती है, प्रतिच्छेदित होती है ना। मतलब इन दोनों का अनुपात जो है इन दोनों के अनुपात के बराबर होगा। और आप यदि इसको हल कर लेते हैं सर ढंग से, मतलब एक्स बटे एक्स माइनस 2 बराबर एक्स प्लस 2 बटे एक्स माइनस 1, जब इसको आप हल करेंगे तो एक्स का वैल्यू जो है आपका क्या निकल के आने वाला है 4। तो 93 का जो है ऑप्शन नंबर ए जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न में क्या कहता है ये देखते हैं। कहता है त्रिभुज ABC में बिंदु D और E क्रमशः भुजाओं AB तथा AC पर इस प्रकार हैं कि D जो है BC के समानांतर है। त्रिभुज ABC में जो है ना, त्रिभुज ABC में जो है D और E क्रमशः भुजाओं AB, यहाँ D और E जो है AB इस प्रकार स्थित है कि E जो है इसके समानांतर है। और यदि AD बटे DB 4 बटे क्या दे रखा है 5 दे रखा है, और AC क्या दे रखा है 18 दे रखा है। तो आपको AE निकालना है। तो आप मान लीजिए कि AE x है ना, तो EC क्या हो जाएगा 18 माइनस एक्स, क्योंकि टोटल लंबाई क्या है 18 दे रखा है। तो 4 बटे 5 अब बराबर x बटे 18 माइनस एक्स कर देना। ठीक है, तो जब आप इस चीज़ को हल कर लेते हैं तो हल करने के बाद जो है आपका इसमें x का वैल्यू क्या निकल करके आ जाएगा 8 आ जाएगा। ठीक है, तो 94 का जो है ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 95 नंबर कहता है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखाओं के बीच की दूरी होगी। तो 6 सेंटीमीटर त्रिज्या है, कोई वृत्त दिया गया है, उसकी त्रिज्या क्या है 6 सेंटीमीटर। यदि हम इसको मिला देते ये व्यास हो जाएगा, और समानांतर तो वही होगा इन दोनों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप जानते हैं कि स्पर्श रेखा त्रिज्या पर लंब होती है, तो यहाँ भी लंब होगा। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 सेंटीमीटर, ये भी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ भी लंब है यहाँ भी लंब है, तो दोनों रेखा समानांतर होगा, यानी 6 6 12 सेंटीमीटर। यानी 95 का जो ऑप्शन नंबर सी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 96 नंबर प्रश्न में कहता है किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो हम ये प्रश्न पहले सेट में हल कर चुके हैं, बहुत सारे सेट में हल किए हैं, तो आप लोगों को सभी पता होगा बाह्य बिंदु से वृत्त पर अधिकतम 2 स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। 97 नंबर प्रश्न में कहता है दी गई आकृति में कोण AOB 130 डिग्री है। AOB मतलब इस कोण का वैल्यू क्या दिया गया है 130 डिग्री। तो APB का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये 130 है, तो आप जानते हैं कि ये जब ये रेखा गुजरती है तो ये कोण 2 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो ये 130 है, तो ये वाला कोण 65 डिग्री हो जाएगा। ये आपका क्या है 90 डिग्री, क्योंकि स्पर्श रेखा है यहाँ पे, ये त्रिज्या है, तो ये लंब होगा। तो ये 90 ये 65, तो ये कोण निकल जाएगा, तो ये निकलेगा तो इसका दुगना हो जाएगा टोटल कोण, है ना। तो 90 + 65 कर दीजिए तो क्या आ जाएगा 5 9 6 15 155। 155 को जब आप 180 में घटाइएगा तो क्या आ जाएगा 25 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, तो 25 डिग्री इस कोण का वैल्यू आया, तो ये भी 25 ये भी 25 25 25 50, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है 97 का सही आंसर आपका हो जाएगा। 98 नंबर प्रश्न को देखते हैं। कहता है दी गई आकृति में TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं TP तथा TQ दो स्पर्श रेखाएं O केंद्र वाले वृत्त पर इस प्रकार हैं कि कोण PTQ कोण PTQ इस कोण का वैल्यू 50 डिग्री दे गया है, और पूछ रहा है कोण OPQ इस कोण का वैल्यू पूछ रहा है, ये वाला कोण। ठीक है, तो ये 50 है, आपको पता है कि ये जो है त्रिज्या है, त्रिज्या पर ये क्या होगा लंब होगा, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। ये क्या है 50 है, तो 50 का आधा मतलब ये टोटल कोण 50 है, तो ये कोण 25 हो जाएगा। तो 50 से 25 कितना हो गया, ये 115 डिग्री हो जाएगा। 115 को आप जब 180 डिग्री में क्या कीजिएगा घटा दीजिएगा, तो क्या आ जाएगा ये 5 है ना, 10 में से 5 गया 5, 7 में से गया 6, यानी 65 डिग्री आ जाएगा। तो ये वाला कोण आपका आ गया 65 डिग्री। तो ये 65, ये तो टोटल कोण कितना हो जाएगा 65 का दुगना, तो 5 दूनी 10 6 दूनी 12 130 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों कोण कितना आ जाएगा, टोटल कोण 130 डिग्री आ जाएगा। और ये जो है क्या है त्रिज्या है, तो त्रिज्या है तो आपस में बराबर होगा। तो आपको पता है कि त्रिभुज के बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होते हैं बराबर होते हैं। मतलब 130 को आप 180 में घटा दीजिएगा तो कितना आ जाएगा 50 डिग्री आ जाएगा, है ना। क्या आएगा 50 डिग्री, मतलब इन दोनों कोणों का 50 डिग्री आ जाएगा। दोनों भुजा बराबर, दोनों कोण भी बराबर होगा ना, मतलब यानी कि 50 में 2 से भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा 25 डिग्री, यानी से प्रत्येक कोण का वैल्यू जो है क्या आ जाएगा 25 डिग्री के बराबर, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो 98 का ऑप्शन नंबर बी जो है आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। 99 नंबर प्रश्न में कहता है बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो
वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। बाह्य रूप से स्पर्श करने वाली दो वृत्तों के उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाओं की संख्या है। तो दो वृत्त हैं, ठीक है, कितने हैं? दो वृत्त इस तरह से हम खींच लेते हैं और कहीं भी या इस तरह से या यहाँ पे खींच लेते हैं। तो इन दोनों को स्पर्श करने वाली जो उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस तरह से खिंचाया तो ये स्पर्श रेखा इसको स्पर्श कर रही है। ये दोनों के लिए जो है ये रेखा क्या है? स्पर्श रेखा। इस वृत्त के लिए भी, इस वृत्त के लिए भी, और ये भी दोनों के लिए स्पर्श रेखा है। तो इसके अलावा तीसरी नहीं खींची जा सकती है, इसलिए 99 का जो ऑप्शन नंबर बी आपका इसमें सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 100 नंबर प्रश्न में कहता है दी गई आकृति में बिंदु ओ वृत्त का केंद्र है। ओ जो है वृत्त का केंद्र है और कोण ए ओ बी 40 है। ए ओ बी क्या है? 40 है। तो कोण ओ ए बी पूछ रहा है। कोण ओ ए बी, ये दोनों कोण का वैल्यू क्या आपको है यहाँ पूछा जा रहा है। तो आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों को एक क्या होता है? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री में हम 40 को घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 140 डिग्री आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 140 डिग्री। जब ये दोनों कोणों का 140 डिग्री आ गया, अब जान रहे हैं कि ओ ए और ओ बी क्या है? वृत्त का त्रिज्या है ना। तो दोनों का वैल्यू बराबर होगा। तो दोनों जब बराबर है तो बराबर त्रिभुज में बराबर भुजाओं के संगत कोण भी क्या होता है? बराबर होता है। मतलब दोनों कोण बराबर होगा। तो 140 आ गया दोनों कोण का योग, तो इसमें 2 से भाग कर देंगे, यानी कि प्रत्येक कोण का वैल्यू क्या आ जाएगा? 70 डिग्री। ये भी 70, ये भी 70। तो ये कोण आपका पूछा जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी में है 70 डिग्री। तो ऑप्शन नंबर डी जो है 100 का आपका सही आंसर हो जाएगा। तो ये 100 प्रश्नों का ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हम आंसर कर चुके हैं। हम आशा करते हैं कि आप लोग सही ढंग से सभी प्रश्नों को मिलाए होंगे। तो आप कमेंट में भी लिखिए कि आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।